हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, 71वीं बीपीएससी प्री का पेपर ओवर हो चुका है और पेपर ख़त्म होने के बाद कट ऑफ बताने का गेम भी शुरू हो चुका है। लेकिन कट ऑफ बताने वालों में से ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने इस पेपर को एग्ज़ाम हॉल में बैठ के खुद नहीं दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक ऐसे एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेपर को, जिसने इस पूरे पेपर को एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अंडर एग्ज़ाम हॉल प्रेशर दिया है। आप सबको अच्छे से मालूम है हम कितनी भी पढ़ाई करके जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर सामने आता है तो ड्यू टू सम एंजाइटी एंड प्रेशर हमसे कुछ सिली मिस्टेक्स भी हो जाते हैं। तो इस पूरे पेपर में समझेंगे कि कैसे एक एवरेज एस्पिरेंट इस पेपर को सॉल्व करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक कट ऑफ का रेंज भी प्रिडिक्ट करेंगे जो कि काफ़ी जेन्यून और ऑनेस्ट होगा। तो चलिए मैं अपना आपको ऑनेस्ट और रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस 71st बीपीएससी प्री देने का। मेरा नाम विकास है। मैंने इसके पहले 70th बीपीएससी का मेंस पेपर दिया है और उसके पहले मैं यूपीएससी की प्रीलिम्स पेपर के लिए अपीयर हुआ था। देखिए दोस्तों, इस पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन था, तो मैंने 127 अटेम्प्ट किया है। ऐसा मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बना के यहाँ से नहीं गया था कि मैं 127 ही अटेम्प्ट करूँगा। लेकिन मैं जब अटेम्प्ट करते गया तो ऐसा लास्ट तक मैं पहुँचा तो मैंने काउंट किया कि मेरे 127 क्वेश्चंस हुए हैं। तो इस तरह से आप इस पेपर की डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूजुअली मैंने 70th बीपीएससी में ऑलमोस्ट 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो अटेम्प्ट के मामले में देखें तो मैंने कुछ अटेम्प्ट कम किए हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन मैंने कम अटेम्प्ट किया है, जो कि इसके डिफ़िकल्टी लेवल को बताने के लिए काफ़ी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, कितना मेरा टोटल क्वेश्चन करेक्ट हुआ, कितना इनकरेक्ट हुआ, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे एक एस्पिरेंट पूरी पढ़ाई करके जाने के बाद भी एग्ज़ाम हॉल में कुछ सिली मिस्टेक्स कर लेता है। और ये जो सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, जो सो कॉल्ड एजुकेटर्स हैं, जो आइडियल प्रिडिक्शन कर रहे हैं पेपर को लेके, वो इस सिली मिस्टेक्स को या जो प्रेशर में गलतियाँ हो जाती हैं एक एस्पिरेंट से, उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। वो अपना पेपर का बाहर से एक ऑब्जर्वर के तौर पर ऑब्जर्व करके सीधा प्रिडिक्शन दे देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग भी जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपको कौन सा आंसर सही होगा तुरंत मालूम चल जाता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में तो हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस पूरे पेपर को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कितने क्वेश्चन मैंने नेट करेक्ट किए और एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरा कितना बन रहा है उसको भी लास्ट में देखेंगे। देखिए, ये मेरा एडमिट कार्ड है। मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर गया था दोस्तों, और ये मेरा सेट रहा ई। मुझे सेट ई मिला था। आप में से बहुत लोगों को भी सेट ई मिला होगा, और आप लोग सब लोग मेरे बातों से कुछ हद तक रिलेट कर पाएंगे। और फिर हम लोग एक जेन्यून और एक ऑनेस्ट कट ऑफ और पेपर का जो नेचर है उसको लेके बातें कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे सेट में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो कि मेरा एक स्ट्रांग एरिया है, तो मैंने इसको बहुत ही आसानी से टैकल कर लिया। मेरे इस फर्स्ट पेज के क्वेश्चन में लगभग जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड हुआ, मैंने लगभग सारे सही कर लिए हैं। पहला, दूसरा और तीसरे का ऑप्शन डी मैंने लगाया, चौथे का ए लगाया, पाँचवें में मैंने बी लगाया, छठवें का डी लगाया, सातवें में ए लगाया और आठवें में डी लगाया। इसको मैं वापस से रीचेक भी कर लिया हूँ, जो कि सही है। तो मेरा दोस्तों पहला जो पेज का क्वेश्चन था ये सही गया, और इसने मेरे पूरे पेपर की टोन एक पॉजिटिव सेट कर दी। मतलब मेरा मूड ठीक हो गया, अच्छा हो गया, जब मैंने इस पहले पेज के सारे क्वेश्चंस को कर लिए। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट पेज पे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको आते ही नहीं हैं, तो थोड़ा सा आपका जो कंपोजर है, पीस ऑफ माइंड है, वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मेरे साथ तो एटलीस्ट ये नहीं हुआ। आप में से बहुत लोगों को सबसे पहले करंट अफेयर्स मिल गया होगा, तो कुछ हद तक डिस्टर्बेंस आपको हुई होगी। आइए देखते हैं आगे मैंने कैसे कुछ गलतियां करी हैं। दोस्तों, ये 9th क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया था, बट ये 2 ऑप्शन को मैं समझ नहीं पा रहा था, इसमें टाइम लग रहा था, तो मैंने इसको बाद की में करने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन लास्ट में मैं इसको वापस करने की कोशिश किया, हो नहीं पाया, तो मैं इसको परमानेंटली मैंने इसको छोड़ दिया। इस क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया है दोस्तों। 10वें क्वेश्चन का आंसर मैंने डी लगाया है, 11वें में मैंने सी लगाया। 12वें क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स कैसे ऑप्शन के साथ मेरे को दिक्कत हो गया। मैंने अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार ये मैं लगाना चाह रहा था, क्योंकि कोसी मेची लिंक में कोसी और महानदी को जो जोड़ना है वो महानंदा नदी उधर ही है, तो मुझे इसको लगाने का पूरा आइडिया था कि मैं इसको लगा लूँ। लेकिन मुझे ये डाउट हो रहा था कि कहीं फ्लड कंट्रोल करना है तो उसका इफेक्ट तो अदर पार्ट्स में भी पड़ेगा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी वगैरह में भी पड़ सकता है। तो मैंने इस वजह से इसके मोर देन वन ऑफ द अबव लगाया, जो कि मैं जानता हूँ कि गलती है। दोस्तों देखिए, ऐसे ही गलतियाँ हो जाती हैं ओवर थिंकिंग करने की वजह से। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब कोई भी पेपर देगा, इवन मैं भी दूंगा, तो इन सब गलतियों का ध्यान रखूँगा। इसके बाद करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, जो कि वन ऑफ दी हार्डेस्ट और थोड़े एम्बिगस जैसे थे, आप सब लोगों ने भी देखा होगा। अब ये आपका क्वेश्चन था क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस किसको मिला है, तो आप देखिए इसमें से मोर देन एबव है, तो मैंने ये लगा दिया था डी ऑप्शन।
इसके अलावा इसका था दोस्तों नागी बर्ड सेंचुरी, तो ये दोस्तों मैं पढ़ के गया था, इसलिए मैंने बर्ड लाइफ इंटरनेशनल लगाया। हालांकि थोड़ा सा डाउट मुझे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पे भी आ रहा था, लेकिन मैंने इसी को लगाया। फिर ऐसे ही मैंने पंचायती राज डे मधुबनी में मनाया गया था, ये तो बेसिक करंट अफेयर्स था, आप सबने भी किया होगा। फिर लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, मैंने दोस्तों इसमें इंटेलिजेंस गेस लिया। मैं सोचा 3D मॉडल तो पूरे मून का, यहाँ इंटायर वर्ड दे दिया है स्टूडेंट्स, तो ऐसे कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स तो हमें एलिमिनेट करने होते हैं। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो एक ही बचा था ऑप्शन, इसलिए मैंने ए लगा दिया। तो ये भी मेरा ऑलमोस्ट सही हो गया है। इसके बाद अफ्रीकेनर्स, ये दोस्तों क्वेश्चन में मैं थोड़ा डाउटफुल था, और इस क्वेश्चन में मैं इंडो अफ्रीकन डिसेंट इन द यूएस और इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन अफ्रीका, इसको लेकर डाउटफुल था। 50-50 था दोस्तों, तो मैंने ऑप्शन नंबर ए लगाया। ऐसा मुझे लगा कि ये सही होगा। ये मैंने 2 ऑप्शन में गेस किया, जिसमें मैं घर आके चेक किया हूँ तो ये ऑप्शन गलत निकला है, इसका ऑप्शन बी ही दिखा रहा है। तो आई थिंक आप में से भी बहुत लोगों ने ऐसी कुछ गलतियाँ करी होंगी। क्वेश्चन नंबर 18 में मैं श्योर नहीं था, तो इसको मैंने छोड़ दिया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 में मैं गलती किया हूँ, मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था कि एरिक एडम्स में लगाऊँ, लेकिन मुझे ऑड नाम लगा सादिक खान, और सादिक खान रिसेंटली मैंने कहीं सुना था। एक्चुअली ये लंदन में मेयर बने थे, बट मैंने इसको कंफ्यूज कर लिया न्यूयॉर्क से, तो इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं दोस्तों। अब ये देखिए, परमानेंट स्लोगन जो था ये भी मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं क्लियर नहीं था, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता था। ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं इसको पढ़ाऊँ तो मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, और इस प्रोसेस में मैंने इसको भी गलती कर दिया है, क्योंकि इसका आंसर जो गूगल करने पे दिखा रहा है वो यूनाइटेड बाई म्यूज़िक ये दिखा रहा है। तो थोड़ा सा ये चीज़ आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। 21 क्वेश्चन नंबर में मैंने इसको पढ़ा था, NVS-2 सैटेलाइट, और साथ में ही 100 लॉन्च है उसका इसरो का, तो मैंने इसका ऑप्शन डी लगाया, जो कि मेरा पूरी तरह से सही हो गया। और फिर 18th G20 समिट हुआ था दोस्तों, आपको मालूम है इंडिया में हुआ था। तो ये जितने स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट सही तो दिए थे, लेकिन ये 90th G20 समिट का दिया था, तो इसमें भी मैंने आसानी से लगा लिया। फिर ये जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था, इसमें मैं दोस्तों 2 ऑप्शन में कंफ्यूज था कि 2030 का लगाऊं या 35 का लगाऊं, बट मुझे लॉन्ग टर्म में लगा कि 5 साल के लिए तो कोई देगा नहीं पैसा, तो मैंने इसको गेस करके थोड़ा सा सोच के लॉजिकली मैंने ऑप्शन नंबर सी लगा दिया। तो यहाँ तक मैं 23 क्वेश्चन में लगभग मेरे 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब सही हुए, और 1-2 क्वेश्चन मैंने स्किप किया। तो इस तरह से मेरा जा रहा था करेंट अफेयर्स। फिर मैंने यहाँ एक गलती करी है दोस्तों, जो हंग कैंग का जो नोबल द वेजिटेरियन था, उसको मैंने सोचा कि इनको जो मेन मिल चुका है प्राइज़, नोबेल प्राइज़, तो नोबेल प्राइज़ मिला होगा तो अमेरिका वगैरह का थोड़ा ज़्यादा लिटरेचर वगैरह में इंटरेस्ट रहता है, तो शायद पेन अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड्स भी इनको मिला होगा। तो ये मैंने तो वाइल्ड गेस किया, ये मेरी एक सिली मिस्टेक भी मानी जाएगी, शायद मैं इसको स्किप कर सकता था, मैं श्योर नहीं था, और इसलिए ये मैंने फिर भी अटेम्प्ट किया, जो मेरा गलत निकला है। ऐसे गलतियों से हमें बचना होता है। ये जो ग्लेशियर है, ये नाम मुझे सुना था, लेकिन मैं कंफ्यूज था याला और इम्जा में, तो मैंने इसको पूरी तरह से छोड़ दिया दोस्तों। अगर मैं इसमें गेस करता तो शायद इसका भी कुछ गलत हो जाता, और ये क्वेश्चन मैं पढ़ा ही नहीं था पूरी तरह से। 58.6 ईयर था, तो मुझे लगा कि ये राउंड फिगर कैसे हो सकता है, कुछ और होगा, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया दोस्तों। ये मैंने पूरी तरह से ये डेटा मैं फेमिलियर ही नहीं था इससे। फिर AI एक्शन कहाँ सबमिट हुआ, पेरिस में, ये आप में से सबको मालूम होगा, ये इजी क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा, इसको मैंने कर दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो इमा स्टोन है उनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है ला लैंड के कारण, लेकिन रिसेंटली जो उनको मिला है 24 में, वो पुअर थिंग्स के द पुअर थिंग्स के लिए मिला है। मैंने सोचा कि इस पूरे ऑप्शन में जो सबसे ऑड ऑप्शन है, अब देखिए ला लैंड है, तो मुझे ये ऑड वाला रूल याद आया कि ऑड जो होता है जनरली सही हो जाता है, तो इसी वजह से मैंने इसको लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी गलत निकला है। 17th फिल्म में मैं अनश्योर था कि मैं किसको लगाऊं, तो मैंने इसको छोड़ दिया। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने भी इसको छोड़ा होगा, ऐसा ही मैंने किया। फिर 30th क्वेश्चन इज़ डेफिनेटली मैग्सेसे अवार्ड से था, तो मैं इनका पुस्तक कर्मा का सुना था, और रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स का मैंने सुना था। 2 नाम मुझे याद थे, तो मैं सोचा कि ये रूरल डॉक्टर मूवमेंट कहीं पिछली साल ना मिला हो, बिकॉज पिछले साल के करंट अफेयर्स बहुत सारे इसमें दिए हैं, तो मैंने इसको 23 का मान के इग्नोर कर दिया, इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने बस एक को लगाया। हालांकि इसके तीनों आंसर्स होंगे, मोर देन वन ऑफ द एबव ऑप्शन होगा। उसके बाद दोस्तों आकाश तीर है, मैंने इसको एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, लेकिन देखिए हो सकता है कि इसका ऑप्शन ये भी साथ में हो, मोर देन वन ऑफ द एबव हो, क्योंकि ये पैसिव डिफेंस से प्रोएक्टिव रिटेलिएशन की तरफ तो शिफ्ट दिखाता ही दिखाता है।
तो देखिए यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन दे करके थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट तो किया ही है बीपीएससी ने, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। ओके, तो ऐसे ही मैं आपको अब एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ टोटल। ऐसे मैंने सारे पेपर सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं कुछ कुछ मिस्टेक्स हुए हैं पूरे ओवरऑल पेपर में। अब आपको आपका पूरा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जो मुझे आते थे उसको मैंने किया, जो नहीं आया मैंने उसको छोड़ा है। आप में से बहुत लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बट उसके पहले मैं आपको अपना टोटल नंबर जो नेट मेरा आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, और टोटल मेरा नंबर कितना बन रहा है और कितने मैंने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो टोटल करेक्ट क्वेश्चन मेरे हो रहे हैं, जितना मैंने सही किया है, वो मैंने टोटल अटेम्प्ट किया है 127। इस 127 में क्वेश्चन में से मैंने मेरे मेरे जो जितने सही हो रहे हैं वो हो रहे हैं टोटल 100 क्वेश्चन सही। 100 हो रहा है, और जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है मैं उनको ही गलत मान लिया हूँ। अगर मैं उनको जोड़ूंगा तो 103 104 समथिंग आएगा, बट 100 क्वेश्चन हमारा नेट सही हो रहा है। गलत कितना फिर हो गया मेरा गलत हो गया 27। किसी किसी आंसर की से दोस्तों मेरा 25 भी आ रहा है, किसी किसी से 26 आ रहा है, तो मैंने 27 ले लिया है राउंड ऑफ ऐसे करके। फिर नेट करेक्ट तो आपको मालूम चल गया मेरा 100 हुआ है। ठीक, अब आप देखिए एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने बनेंगे। अगर मेरे 100 सही हुए हैं तो मेरे 100 सही होने के 100 नंबर मिलेंगे, पहली चीज़। अब उस 100 नंबर में से जो मेरा 27 गलत हुआ है दोस्तों, तो 27 गलत होने का मतलब होता है लगभग 9 नंबर का डिडक्शन होना। ओके, तो अगर 9 नंबर का डिडक्शन होगा दोस्तों, तो 100 में से 9 नंबर जाएगा तो 91 आएगा। तो एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरे जो बन रहे हैं दोस्तों, 91 बन रहे हैं। इन केस अगर कुछ और गलतियाँ निकली तो हो सकता है 89 या 88 तक जाए। तो मैं अपना रेंज बता सकता हूँ दोस्तों, जो मेरा रेंज बन रहा है, और आई थिंक ऐसा ही सबका बनेगा। वो एक बड़ा रेंज हम लोग लेते हैं 80 से 90 के बीच का। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस का यूज़ करके ये बातें आपको बताई हैं कि जो मार्क्स बन रहा है वो 80 से 90 के बीच का बन रहा है। मेरा खुद का जो नंबर आने वाला है, जो आएगा मुझे, वो 85 के थोड़ा सा एबव है, बट फिर भी मैं ये मान रहा हूँ कि 80 से 90 के बीच में विल बी द गुड मार्क्स। 90 क्रॉस करने वाले बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे कुछ एक दो बच्चे होंगे, अदर देन दैट बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 17वीं बीपीएससी का भी दिया था, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये पेपर कहीं से भी ईजी नहीं है, ना ही ये पेपर बहुत सिंपल है। लेंदी पेपर था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट मान सकते हैं इसको हम लोग। और इसमें 80 से और 90 के बीच में जो कोई भी है वो बहुत ही सेफ़ जोन में है। और बहुत लोगों का तो ये भी मानना है दोस्तों कि 80 से भी कम कट ऑफ इसका रह सकता है, बट ये मान के चलिए बीपीएससी इतना लोग कट ऑफ नहीं करेगा, बट 80 तक तो होना ही होना है। और 90 क्रॉस नहीं करेगा दोस्तों। 90 के ऊपर जिसके भी नंबर हैं वो तो 110% श्योर रहे, उसके पे तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस।